नमस्कार। महिला महाविद्यालय की ऑनलाइन कक्षाओं में आपका स्वागत है। मैं रतिराम कक्कड़, व्याख्याता हिंदी। आज का विषय हमारा बीए पार्ट थर्ड के आधुनिक काव्य से लिया गया है। आधुनिक काव्य का अध्ययन हम शुरू करें तो हमें मालूम चलेगा कि आधुनिक काव्य का किस प्रकार से प्रारंभ हुआ था। कि हिंदी कविता का आधुनिक युग भारतेंदु हरिश्चंद्र से आरंभ होता है। इस काव्य गगन के नवेंदु में विकास की आस भरी हुई थी। बाबू हरिश्चंद्र ने ब्रजभाषा में ही कविता की। उन्होंने उसमें सारयुक्त और शक्तिपूर्ण प्रयोग का एक प्रकार की नवीनता उत्पन्न कर दी थी। उनके सत्प्रयत्न से ब्रजभाषा का संकुचित वातावरण मुक्तोन्मुख हो गया था। उन्होंने अलंकार और नायिका भेद के संकुचित वृत्त से निकलने के लिए देशभक्ति और समाज सुधार के द्वार खोल दिए थे। आधुनिक अंग्रेजी राज्य के विस्तार के साथ जीवन की प्रतिद्वंद्विता बढ़ी और युक्तिवाद का जमाना आ गया। दो सभ्यताओं के परस्पर संपर्क के कारण विचारों को भी उत्तेजना मिली। स्वामी दयानंद सरस्वती और राजाराम मोहन राय के धार्मिक और सामाजिक सुधार से संबद्ध विचारों ने देश में रूढ़िवाद के गढ़ ढाने का कार्य आरंभ कर दिया। जो लोग प्रभाव में नहीं पड़ना चाहते थे, उन्होंने भी अपनी प्राचीन प्रथाओं की रक्षा के लिए युक्तिवाद का ही सहारा लिया। विचार स्वतंत्रता और युक्तिवाद की बेरी बजने लगी थी। हमने आधुनिक काव्य के प्रारंभ के लिए ये जो एक गद्य का अध्ययन किया, गद्यांश का अध्ययन किया, उसका सार इस प्रकार से है कि जो आधुनिक काव्य था वो रीतिकाल की पीठ पर लिखा गया। रीतिकाल ब्रजभाषा की कविता थी, घोर श्रृंगारिक और प्रकृति चित्रण की कविता। रीति काव्य में मानवीय भावनाओं का बहुत कम स्थान प्राप्त हुआ था। भाषा के बारे में अगर हम बात करते, इससे पूर्व जो भाषा थी वह ब्रज का ही प्रभाव था और ब्रज गद्य के लिए अनुपयुक्त थी और गद्य लेखन ब्रजभाषा में हुआ भी नहीं था। प्रथम बार आधुनिक काव्य में आकर ही क्या है, गद्य का प्रयोग हुआ। खड़ी बोली उठ खड़ी हुई और प्रथम बार खड़ी बोली उठ खड़ी हुई। ब्रजभाषा श्रृंगार के बाहुल के कारण सोती रही। खड़ी बोली साहित्य की भाषा बन गई थी। फिर लाघव और सुगमता का प्रश्न आया। गद्य और पद्य की एक सी भाषा होने की मांग हुई। इस मांग के समर्थकों और पोषकों में आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी अग्रसर हुए। खड़ी बोली के प्रथम आचार्य होने का श्रेय द्विवेदी जी और श्रीधर पाठक को है। द्विवेदी जी ने कविता में भी व्याकरण के नियमों का पूर्णतया पालन किए जाने पर जोर देने कर निरंकुश कवियों को भी शासन में लाने का प्रयत्न किया। इसके साथ साथ उन्होंने कविता के क्षेत्र में राष्ट्रीय भावों का समावेश करने को प्रोत्साहन देकर उसमें इतिवृत्तात्मकता का प्राधान्य कर दिया। भावुकता कुछ कम हुई। श्रृंगार से उभे हुए युग में भावुकता की कमी होना आश्चर्यजनक नहीं था। कई कारणों से खड़ी बोली कविता के प्रारंभिक रूप में कुछ कर्कशता भी थी। स्वयं द्विवेदी जी पर कुछ मराठी प्रभाव था। यह प्रभाव उनकी प्रारंभिक कविताओं में झलकता है। पीछे से वे स्वयं संभल गए। उन्होंने दूसरों को भी संभाल लिया था। श्रीधर पाठक की कविता में भाषा का निखार और माधुर्य मिलता है। उसमें सहृदयता और सरसता भी मिलती है। कारण उनको सच्चा कवि हृदय मिला था और भाषा के ऊपर उनका अधिकार था। वर्तमान जो कविता है उसकी जो भावभूमि हमने प्रदान की और उसमें हमने देखा कि पद्य के लिए ब्रजभाषा बहुत उपयुक्त थी, लेकिन गद्य के लिए खड़ी बोली महत्वपूर्ण हो गई। और खड़ी बोली के पोषक और समर्थकों में सबसे प्रथम नाम आता है महावीर प्रसाद द्विवेदी का। और महावीर प्रसाद द्विवेदी
कि जो ये कविता के क्षेत्र में जो परिवर्तन हुए वो उसमें महत्वपूर्ण स्थान है। इसके साथ ही हमने देखा कि खड़ी बोली के प्रथम आचार्य होने का श्रेय महावीर प्रसाद द्विवेदी को ही दिया जाता है ना, और साथ में ही श्रीधर पाठक को भी इसका स्थान मिलता है, ठीक है ना। द्विवेदी जी ने कविता में व्याकरणिक शुद्धताओं पर ध्यान दिया और साथ ही जो अब तक जो रीतिकाल की कविता थी जिसमें भावुकता का प्रधान था वो थोड़ी कम होने लगी, और इसके साथ ही जो रीतिकालीन कविता के अंदर अब तक जो देखने को नहीं मिल रहा था कि आम जन की कविताओं का विस्तार हुआ हो, ऐसा नहीं हुआ था। उसके स्थान पर अब खड़ी बोली में आकर के आम जन की पीड़ा को स्थान मिलने लगा। वर्तमान कविता की प्रगति का अध्ययन दो दृष्टियों में किया जा सकता है, एक भाषा, दूसरी शैली, है ना। दूसरे विचार की दृष्टि से किया जा सकता है कि भाषा, शैली और विचार, ये तीन बातों पर हम अध्ययन कर सकते हैं। अब आते हैं खड़ी बोली पर। खड़ी बोली का प्रारंभ हुआ तो खड़ी बोली का जो क्षेत्र मान सकते हैं तो मतलब मेरठ, दिल्ली, हरियाणा, इसके आसपास का क्षेत्र खड़ी बोली का गढ़ रहा। चूँकि अंग्रेज़ों से पूर्व भारत में मुग़लों का राज था, और मुग़लों का राज था तो उस समय जो भाषा थी उर्दू, अरबी, फ़ारसी, उसका प्राधान्य था। तो निश्चित ही उनकी राजधानी दिल्ली और उसके आसपास का क्षेत्र, आगरा वगैरह रहा। तो वो उस क्षेत्र में पूरी में ये जो खड़ी बोली का आविर्भाव हुआ तो वो जो भाषा है वो उस पर ब्रज उर्दू का बहुत गहरा प्रभाव रहा। तो इसका और साथ ही संस्कृत का रहा, क्योंकि जो भाषा का संपूर्ण रूप है वो संस्कृत से ही प्राप्त हुआ। सभी खड़ी बोली पर उर्दू, हिंदी और संस्कृत सबका प्रभाव रहा। इस बात को हमको समझ लेना चाहिए। इसके लिए उसमें सभी शैलियाँ अपनाई गई। खड़ी बोली और उर्दू का पारिवारिक संबंध है। उर्दू खड़ी बोली के आधार पर बनी है। उर्दू की बहरों में वह बैठ सकती है। पंडित अयोध्या सिंह उपाध्याय ने बहरों की प्रणाली में कविता भी की है कि बात कैसे बता सके तेरी है, मुँह में लगे वे ताले, बावले बन गए न भूल सके बाल की खाल काटने वाले। इस शैली में व्यापकता अवश्य आ जाती है। इसको हिंदू मुस्लिम दोनों ही समझ सकते हैं, किंतु हिंदी के व्यक्तित्व में जाते रहने का भय रहता है। आकार का बहुत प्रभाव पड़ता है। उर्दू के आकार में हिंदी उर्दू हो जाती है। इस प्रभाव से बचने के लिए संस्कृत छंदों का प्रयोग किया गया था। द्विवेदी जी ने इस प्रवृत्ति को अधिक प्रोत्साहन दिया। कुछ समय दयानंद के प्रभाव से, कुछ जातीयता के प्रभाव से संस्कृत का अधिकार बढ़ चला था। कारण संस्कृत में जातीय संस्कृति सरकार वेष्टित मुरब्बे की भांति सुरक्षित थी। इससे भी संस्कृत के वर्ण वृत्तों का व्यवहार होने लगा। इसमें तुक से स्वतंत्रता मिल गई। वर्णों की नाप तोल का बंधन मात्रिक छंदों से भी बढ़ गया। कवि सुमित्रानंदन पंत के शब्दों में यह कहना ठीक होगा कि वर्णवृत्त ऐसे समास, संधि और विभक्ति से युक्त शब्दों के लिए ही उपयुक्त हैं जो एक दूसरे के साथ कंधे से कंधा मिलाकर उसे लिए चलते हैं। इन छंदों का फल यह होता है कि क्रिया केवल हिंदी की रह जाती है और लंबे लंबे समास युक्त शब्द संस्कृत के हो जाते हैं। पंडित अयोध्या सिंह उपाध्याय हरियोध में यह प्रवृत्ति भी पूरी तौर पर दृष्टिगोचर होती है। उन्होंने प्रिय प्रवास में कहीं कहीं बिल्कुल संस्कृत का ग्रंथ हो गया है। इसका उदाहरण देख सकते हैं हम कि रूपोद्यान प्रफुल्लित प्राय कलिका राकेंदु बियानाना तनवंगी कलहासिनी सुरसिका क्रीड़ा कला पुतली शोभा वारिधि के अमूल्य मणि सी लावण्य में लावण लीलामयी श्री राधा मृदुभाषिणी मृगद्रगी माधुर्य स्मृति थी।
अब हमने जो पद्य पढ़ा उसमें हमने देखा कि वो लगभग संस्कृत जैसा ही था या संस्कृत का बहुत गहरा उस पर प्रभाव था। इस शैली में एक गुण अवश्य है, ऐसी रचनाएं महाराष्ट्र, बंगाल और गुजरात आदि संस्कृत प्रधान भाषा कवियों की समझ में सुगमता से आ सकती है, पर हिंदी छंदों में शब्दों की क्रीड़ा और नर्तन के लिए बहुत गुंजाइश रहती है। छंदों में उनकी चपलता और सुंदरता बनी रह सकती है। तत्पश्चात वीर छंद का बहुत आदर बढ़ा। खड़ी बोली की कविता, रोला, सवैया, हरिगीतिका आदि सभी छंदों में हुई। कुछ कविता ख्याल और लावणी के ढंग पर भी हुई। श्रीधर पाठक, गोपाल शरण सिंह, मैथिली शरण गुप्त, रामनरेश त्रिपाठी, रूपनारायण पांडे आदि कवियों ने मात्रिक और वर्णव्रत दोनों प्रकार के छंदों में कविता की। हमने जाना अभी जो हमने अध्ययन किया उसमें हमने स्पष्ट किया कि जो कविता है उसमें हमने संस्कृत छंदों का ही प्रयोग ज़्यादा किया, या फिर ऐसे कह सकते हैं कि हमने संस्कृत छंदों को अपनाया और उनमें हमने ज़्यादातर जो छंदों का प्रयोग किया वो मात्रिक छंदों का भी किया, लेकिन वार्णिक छंदों का भी हमने बहुत प्रयोग किया। अगर हम बात करें कि हमने जो विशेष तौर से खड़ी बोली में आए है ना, वो थे कवित्त, रोला, सवैया, हरिगीतिका आदि। इन छंदों में सबसे ज़्यादा कविता लिखी गई है ना, कुछ ख्याल और लावणी में भी लिखी गई। कहीं कहीं एतुकांत कविता का वर्णन भी मिलता है कविता को, और एतुकांत जो कविता थी उसको भी स्वतंत्रता के साथ आगे बढ़ने दिया गया, उसे रोकने का प्रयास नहीं किया गया। इस बात को हम समझ सकते हैं कि किस प्रकार से हमने कविता को आगे बढ़ाने में सहयोग किया और छंदों को आगे बढ़ाने में भी सहयोग किया, क्योंकि हमने पूर्णतया छंदों का प्रयोग संस्कृत से ही ज़्यादातर करने की चेष्टा की। अब हम देखेंगे कि मैथिली शरण गुप्त, रामनरेश त्रिपाठी, रूपनारायण पांडे आदि कवियों ने मात्रिक और वर्णव्रत दोनों प्रकार के छंदों में कविता की। कहीं कहीं एतुकांत कविता को स्वतंत्रता प्रदान करने की चेष्टा की गई। ये भी आधुनिक काव्य में हुआ कि एतुकांत या मुक्त छंद में भी रचनाएं होने लगी थी। कहीं कहीं ऐसा हुआ, लेकिन जैसे निराला की कविता है उसमें एतुकांत या फिर कह सकते हैं कि मतलब मुक्त छंद में रचनाएं ज़्यादा हुई। हिंदी छंदों में कवित्व में अधिक स्वतंत्रता है, उसमें मात्राओं की गिनती नहीं होती, अक्षरों की गिनती होती है। निराला जी और पंत ने भी अक्षरों की गणना का नियम ने मुक्त छंद में है ना रचना की, और मुक्त छंद को कविता के क्षेत्र में लाने का सबसे महत्वपूर्ण स्थान इन्हीं का है, जो छायावादी कवि रहे। उनमें मुक्त शरीरता की सी लय ताल में गति रहती है, प्रभाव कि उसका नियम है। ऐसे ही छंदों को रबड़ छंद कह करके उनकी खिल्ली उड़ाई गई। एक उदाहरण दीजिए, विजन वन वनलरी पर सोती थी सुहाग भरी, स्नेह स्वप्न मग्न अमल कोमल तनु तरुणी जुई की कली। और जुई की कली तो एकदम बहुत विवादित रही, और दृग्धबंधु बंद किए शिथिल पत्रांक में छंद के बंधन से मुक्त इस प्रकार की कविता आगे चलकर अधिक होने लगी थी। प्रगतिवाद ने तो इस प्रवृत्ति को विशेष रूप से अपना लिया था, अर्थात जो प्रगतिवादी कवि थे उन्होंने मुक्त छंद को ही अपनाया, और उस वक्त तक छंदबद्ध रचनाएं बहुत कम होने लगे और लगभग सभी जो रचनाएं थी मुक्त छंद में होने लगी थी। प्रगतिवाद ने इस प्रवृत्ति को विशेष रूप से अपनाया था। मंझे हुए और सिद्धस्त कवियों तक को मुक्त छंद में रचना करना अधिक अच्छा लगने लगा था। खड़ी बोली में माधुर्य लाने के लिए संस्कृत और ब्रजभाषा के शब्दों का प्रयोग ज़्यादा होने लगा। खड़ी बोली जो अपने उदय काल में भी थी, अब नहीं है,
अब उसमें संस्कृत शब्दों का पुट अधिक रहता है, कहीं कहीं भाषा बिल्कुल बोलचाल की भी रहती है। संस्कृत में जो श्रुति कटु शब्द होते हैं उसकी कमी होती जा रही थी। संस्कृत के ऐसे शब्दों का प्रयोग हो रहा था जो श्रुति मधुर हों, खड़ी बोली कविता अधिक संगीतमयी होती जा रही थी और उसमें ब्रज भाषा की कविता का सा मिठास आने लगा था। विचार के क्षेत्र में अगर हम बात करें तो खड़ी बोली को कविता ने सर्वतोमुखी होकर अपना अधिकार जमाया था और वर्तमान युग की 3 मुख्य विशेषताएं देशभक्ति, मानव गौरव तथा आंतरिकता यह आधुनिक कविता को प्रभावित कर रही थी। देशभक्ति की जिस धारा का उद्गम भारतेंदु जी से हुआ था उसने सारे देश को प्लावित कर दिया था। इसकी छाप सभी प्रकार के साहित्य पर पड़ी। देशभक्ति के प्रभाव से प्राकृतिक वर्णनों को भी उत्तेजना मिली थी। पंडित श्रीधर पाठक की कश्मीर सुषमा में देश के शोभा में गौरव की झलक देखने को मिलती है। वर्तमान कविता में प्रकृति का वर्णन उद्दीपन रूप में की अपेक्षा आलम्बन के रूप में ही अधिक हुआ था। अब प्रकृति का वर्णन प्रकृति के लिए ही होने लगा था। प्रकृति तथा मानव समाज का बहुत कुछ आदान प्रदान भी दिखाई देता है। नक्षत्र अनंत के हथकंपन और फूल प्रवृत्ति के हास पर बन गए थे। प्रकृति में ईश्वरीय सत्ता का प्रमाण देखा जाने लगा था। सर्वश्री मैथिली शरण गुप्त की कविता हो, स्नेही माखनलाल चतुर्वेदी की कविता हो, बालकृष्ण शर्मा की ने सभी कवियों ने प्राचीन गौरव में जातीय एकता, भारत माता के शक्तिशाली विशालकाय सौंदर्य और संगठन आदि का भावों का प्रचार कर देश में उठते हुए राष्ट्रीय भावों की पुष्टि की थी। वर्तमान कविता में दुखवाद का अंतःस्रोत बह रहा है, यद्यपि उसमें राष्ट्रीयता प्रत्यक्ष नहीं है, तथापि उसमें देश के तत्कालीन क्रदन की प्रतिध्वनि है। आधुनिक कविता में प्रकृति भी दुखवाद से व्यथित दिखाई पड़ती है। गगन के उर में है घाव, देखती ताराएं भी राह, बंधा विद्युत छवि में जल प्रवाह, चंद्र के चितवन में भी चाह, दिखाते जड़ भी जो अपनाऊं, अनिल भी भरती ठंडी आ। वर्तमान युग में भगवान राम और कृष्ण की भक्ति की पवित्र झांकी भी दिखलाई पड़ती है, किंतु उसमें भी राष्ट्रीय भावों की झलक आ गई है। पंडित अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओद ने श्री कृष्ण प्रवास से दुखी गोपिकाओं का करुण क्रदन सुनाया है, किंतु प्रिय प्रवास के कृष्ण विलासी नहीं हैं, वो दीनों के रक्षक हैं, सहायक के रूप में दिखाई देते हैं। इसी प्रकार श्री रामचंद्र जी पारिवारिक जीवन के आदर्श और संगठन की मूर्ति दिखाई देते हैं। श्री मैथिली शरण गुप्त जी ने साकेत में रामोपासना की धारा को आगे बढ़ाया। हनुमान जी से लक्ष्मण जी को शक्ति लाने का हाल सुन भरत ने तुरंत सेना तैयार कर भ्रातृ स्नेह का परिचय दिया। सेना की तैयारी का वर्णन बड़ा ही उत्साहपूर्ण है। जिस प्रकार महारस के लिए गोपिकाएं घर से निकलकर भागी थी, उसी प्रकार अयोध्यावासी रात में ही निकल आए घरों से। गुरुवर वशिष्ठ जी ने दिव्य दृष्टि से सब हाल देखकर सेना भेजना अनावश्यक कह दिया। ऐसे ही अनेक अन्य काव्य इनके तथा अन्य प्राचीन महापुरुषों के संबंध में रचे गए थे। इस युग में मुक्त प्रगीत काव्य का प्राधान्य है, फिर भी उत्तमोत्तम महाकाव्य भी लिखे गए। साकेत और प्रिय प्रवास का ऊपर हम उल्लेख कर आए हैं।
कामायनी इस युग का गौरव ग्रंथ है। उसमें ज्ञान, इच्छा, क्रिया के समन्वय का संदेश है। साकेत, संत और वैदेही वनवास गांधी की शांति नीति से प्रभावित दिखाई देते हैं। इसके साथ ही आज का अध्ययन हम यहीं समाप्त करेंगे। जय हिंद, जय भारत।